देश भर में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा था। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा हो गई थी। मनोज दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। छुट्टियों की घोषणा के बाद कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भी बंद हो गए, इसलिए वो बस द्वारा अपने माँ पापा के पास पहुंचा। मनोज के पापा प्रभुदयाल जी स्कूल में टीचर थे और वो दिव्यांग थे, बैसाखी के सहारे चलते थे। उसकी माँ शोभा देवी हाउसवाइफ थी, लेकिन जिस दिन मनोज घर पहुंचा उसी रात उसे तेज बुखार आ गया। माँ ने जैसे ही ये देखा वो दवा लेकर उसके पास आई। मनोज, बेटा मनोज, ये दवाई खा ले बेटा। मनोज उठकर दवाई खाता है। लगता है ज्यादा थकान के कारण बुखार हो गया है माँ। कोई बात नहीं बेटा, दवा खा ली है ना, अब सो जा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। अगली सुबह प्रभुदयाल और शोभा जब अपने बेटे मनोज के कमरे में गए तो देखा कि वो बेसुध सोया हुआ है। पापा ने उसके सिर पर हाथ लगाया तो देखा कि उसे अब भी तेज बुखार है। उन्होंने मनोज को जगाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसे खांसी भी हो रही थी। माँ, बहुत खांसी हो रही है। तुलसी पत्ता का काढ़ा बना दो ना। अभी बना देती हूँ बेटा। शोभा ने उसे काढ़ा लाकर दिया। वो पीने लगा, लेकिन उसे बहुत खांसी हो रही थी। वो काढ़ा पीते पीते जोर जोर से खांसने लगा। शोभा और प्रभुदयाल ने उसे लिटा दिया। तभी उसने देखा कि मनोज जोर जोर से सांसें ले रहा है। उसे देखकर शोभा डर गई। उन्होंने अपने पति प्रभुदयाल को आवाज लगाई। माँ, पता नहीं मुझे सांस लेने में इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है। मुझे आपसे बात करने में भी दिक्कत हो रही है माँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें चढ़ रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। उसके माँ और पापा तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल की तस्वीर भयावह लग रही थी। सांस लेने में मनोज को जैसी दिक्कत हो रही थी उस तरह के कई पेशेंट वहां थे। कोई अस्पताल के गेट पर तड़प रहा था तो कोई अस्पताल की सीढ़ियों के पास स्ट्रेचर पर लेटे लेटे। बेड तो मिल ही नहीं रहे थे। इधर मनोज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मनोज को किसे दिखाए। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल के ही एक स्टाफ ने सलाह दी। माताजी, जब तक बेड नहीं मिल जाता आप अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे क्यों नहीं ले जाते? आपके बेटे को ऑक्सीजन की कमी है और पेड़ के नीचे तो इसे आराम से ऑक्सीजन मिलेगा। शोभा मनोज को लेकर पेड़ के नीचे जाने वाली थी कि एक वार्ड बॉय आया और बोला कि एक बेड अभी जस्ट खाली हुआ है क्योंकि उस बेड के पेशेंट की मृत्यु हो गई है। आप अपने बेटे को उस बेड पर लेकर चलिए। वे उसे लेकर बेड पर पहुंचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और साथ खड़ी नर्स को कहा, सिस्टर, इस पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन लगाओ। इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर ने बाहर से एक इंजेक्शन शोभा को लाने को कहा। देखिए माताजी, ये इंजेक्शन जल्दी से लेकर आइए। आपके बेटे को ये लगना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये अस्पताल में मौजूद रहता है, लेकिन अभी इतने पेशेंट आ गए हैं कि अस्पताल में ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुदयाल इंजेक्शन लाने जाना चाहते थे, लेकिन शोभा ने उन्हें कहा, आपको भाग दौड़ में दिक्कत होगी, आप यहीं बैठिए, मैं लेकर आती हूँ इंजेक्शन। अस्पताल के बाहर बहुत सारी दवा की दुकानें थी। हर दुकान पर लोगों की भीड़ थी। शोभा भीड़ में जगह बनाती दुकान के काउंटर पर गई और उसने वो इंजेक्शन मांगा। उसकी बात सुनकर दुकानदार उसे ऐसे घूरने लगा कि जैसे उसने पता नहीं कौन सी अजूबा चीज मांग ली। क्या माताजी, आपको पता है इस इंजेक्शन की इतनी डिमांड है कि ये रातों रात ऐसे गायब हो गए जैसे धरती से डायनासोर। आप कहीं और पता कीजिए। शोभा कई दुकानों में गई, लेकिन सभी जगह उसे ना ही सुनने को मिला। इस दुकान से उस दुकान तक भागते भागते वो थक भी गई थी और उसका मन एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी से भर गया था। उसी क्रम में उसने एक दुकान के बाहर उस इंजेक्शन के बारे में कुछ लोगों को बात करते सुना। एक तो इतना दुख भरा समय है और इस समय इंजेक्शन और दवा वाले कालाबाजारी कर रहे हैं। कहां से मैं लाऊं ये इंजेक्शन? अरे भाई, ये इंजेक्शन दुकान पर नहीं मिलेगा। लोगों ने कालाबाजारी शुरू की, इसलिए शहर के कलेक्टर साहब के ऑफिस से इंजेक्शन लोगों को दिया जा रहा है। शोभा ने जैसे ही ये सुना वो कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंची, लेकिन ये क्या, उनके ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। लगभग सभी लोग किसी तरह उस इंजेक्शन को जल्दी से जल्दी लेकर अपने पेशेंट के पास पहुंचना चाहते थे। शोभा धीरज रखकर लाइन में खड़ी रही। लगभग 6 घंटे बाद उसका नंबर आया तो कलेक्टर साहब ने उससे कहा, अरे ऐसे नहीं मिलेगी आपको इंजेक्शन।
आपको अस्पताल से लिखवा कर लाना होगा। ऐसा मत कहिए साहब, मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, वो तड़प रहा है, उसे ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं कई घंटों से यहाँ खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। जब मेरी बारी आई तो आप ये कह रहे हैं। देखिए, नियम तो नियम होता है और वो सबके लिए एक समान है, इसलिए पहले जाकर अस्पताल से लिखवा कर आइए, फिर मिलेगा आपको इंजेक्शन। ये सुनकर शोभा ने कलेक्टर के पैर पकड़ लिए। सर, कोई भी नियम इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं होता। मेरा इकलौता बेटा तड़प रहा है, उसकी जान बचा लीजिए। लेकिन कलेक्टर ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो भी नियमों के दायरे में बंधे हुए थे। वो निराश होकर वहां से लौट रही थी, तभी एक आदमी उनके पास आया और कहा, माताजी, मैंने आपको देखा वहां कलेक्टर ऑफिस के बाहर। आपको जो इंजेक्शन चाहिए ना, वो मैं आपको दिला देता हूँ, आइए। अरे कहाँ मिलेगा वो इंजेक्शन? अरे मिल जाएगा माताजी, हमारे पास बहुत हैं, लेकिन रेट थोड़ा ज्यादा है, लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख? इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे माताजी, आपको पता नहीं इस समय इस इंजेक्शन के लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। लेकिन ये अंगूठी है मेरे पास, सोने की है, ये तुम ले लो। ये कहकर शोभा ने अपनी अंगूठी उसे देने लगी। अरे नहीं, ये सब हम नहीं लेते, हमें कैश चाहिए, कैश। वैसे भी आपकी ये अंगूठी बहुत ही पतली है, इसके ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार ही मिलेंगे। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। शोभा उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी जानलेवा है। ये बीमारी जानलेवा नहीं है। जानलेवा तो ऐसे लोग हैं जो ऐसी विकट घड़ी में भी पैसे कमाने में लगे हैं। शोभा अस्पताल की ओर चल पड़ी, लेकिन उम्मीद की एक किरण फिर उससे टकरा गई जब रास्ते में उसने कुछ लोगों से सुना कि वो इंजेक्शन एक पुरानी सी फैक्ट्री के पास मिल रहा है और उसकी कीमत सिर्फ 3,000 रुपए ली जा रही है। शोभा के पास 5,000 रुपए थे। वो तुरंत भागी उस फैक्ट्री के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री के पास पहुंची, उसे वहां भी भारी भीड़ दिखाई दी। लेकिन वो भीड़ लोगों की नहीं थी, वो भीड़ पुलिस वालों की थी। शोभा वहां खड़े एक इंस्पेक्टर के पास गई और कहा, क्या हुआ है साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? देखिए ना, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे पता लगा कि ये इंजेक्शन यहाँ मिल जाएगा। ईश्वर के लिए आप वो इंजेक्शन मुझे दिलवा दीजिए ना। बहुत दुआएं देगी ये माँ आपको। माताजी, आप गलत जगह पे आ गई हैं। ये लोग नकली दवाएं और नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। उससे पेशेंट को लाभ क्या होगा, उल्टे उसकी जान पर बनाएगी। हमें इन बदमाशों का पता लगा, इसलिए हम यहाँ छापा मारने आ गए हैं। शोभा का सब्र जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तब इंस्पेक्टर ने कहा, अरे माताजी, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ आइए, मैं ये इंजेक्शन आपको दिलवाता हूँ। इंस्पेक्टर ने इंजेक्शन की व्यवस्था करवा दी। शोभा उसे लेकर भागी अस्पताल पहुंची। वो अस्पताल में अपने बेटे के बेड के पास पहुंची तो देखा कि उसके बेटे का शरीर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। प्रभु दयाल जी एकदम सुन्न से वहां थे। शोभा के हाथ और पांव थर-थर कांपने लगे। उसने सफेद कपड़े को हटाया तो देखा कि उनका इकलौता बेटा मनोज मृत पड़ा है। एक माँ को आज बहुत देर हो गई थी। इंजेक्शन और दवा की ऐसी बुरी व्यवस्था ने एक माँ का इकलौता बेटा छीन लिया था। मनोज, बेटा मनोज, तू कैसे चला गया बेटा? मेरा इंतजार नहीं किया तुमने? तुम्हारी माँ आ रही थी बेटा, थोड़ी देर हो गई बेटा। थोड़ी देर के लिए इतनी बड़ी सजा अपनी माँ को मत दे मनोज। शोभा ने अपना बेटा खो दिया। दवाओं की कालाबाजारी करने वाले इस भयानक संकट के समय भी कागज के टुकड़ों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा, सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। प्लीज ऐसे समय में इंसान बनिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।